Hello everyone, welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of balance of payment और मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। यानी आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है वो विनिमय दर के निर्धारण का जो भुगतान संतुलन सिद्धांत है या जिसको हम आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम विनिमय दर को देखते हैं कि एक देश जो होता है उस देश की जो मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की जितनी इकाइयाँ आती है उसे हम जो विनिमय दर कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक यूएस डॉलर जो है उसके बदले में जो 7 पाउंड आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में जो है 1:7 का अनुपात है। तो $1 के बदले में जो 7 पाउंड आएंगे। और अगर आसपास में देखते हैं कि भी 1 पाउंड बराबर है 1/7 यूएस डॉलर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के अंदर जो मूल्य है या एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ जिस दर के ऊपर एक्सचेंज की जाती है उसे जो है विदेशी विनिमय दर या विनिमय दर कहते हैं। आगे है विनिमय दर के निर्धारण के सिद्धांत। हमारे पास में विनिमय दर के निर्धारण के 3 सिद्धांत है। पहला है टकसाली समता सिद्धांत, जिसको हम मिंट थ्योरी कहते हैं। दूसरा है क्रय शक्ति समता सिद्धांत, जिसको परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी कहा जाता है। और तीसरा है भुगतान संतुलन सिद्धांत यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी कहा जाता है। ये जो है विनिमय दर निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत है, ये भी कहलाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि विनिमय दर के निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो भी यही होगा। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि विनिमय दर के निर्धारण के लिए भुगतान संतुलन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो भी यही होगा। तो इससे पहले हम दोनों जो थ्योरीज है वो कर चुके हैं। टकसाली समता सिद्धांत हम कर चुके हैं और क्रय शक्ति समता सिद्धांत हम कर चुके हैं। तो आज हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी को करेंगे। तो भुगतान संतुलन या आधुनिक सिद्धांत। भुगतान संतुलन या आधुनिक सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर का निर्धारण जो है विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। जिस प्रकार से एक वस्तु की जो कीमत है निर्धारित होती है उस वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा, उसी प्रकार से जो विदेशी मुद्रा है उस विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा जो है विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो जहां पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, उस बिंदु के ऊपर संतुलित विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। तो इस सिद्धांत के अंदर केवल विदेशी मुद्रा की मांग को देखना है और उसके बाद में विदेशी मुद्रा की पूर्ति को देखना है। ये जहां पर भी एक दूसरे के बराबर होंगे वहां पर जो ऑटोमेटिक जो विनिमय दर का निर्धारण हो जाएगा। विदेशी विनिमय की मांग और विनिमय दर में धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध का मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी यानी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो उसके कारण विनिमय दर में जो है वृद्धि होगी उस देश की मुद्रा की। और अगर उस देश की जो मुद्रा है यानी विदेशी मुद्रा की अगर पूर्ति बढ़ जाती है, पूर्ति और जो विनिमय दर उसमें ऋणात्मक संबंध होता है, और अगर ऐसे में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो उस मुद्रा का जो बाहरी मूल्य कम हो जाएगा यानी विनिमय दर में गिरावट आएगी। तो सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से एक वस्तु की मांग बढ़ने पर उसकी कीमत बढ़ती है, उसी प्रकार से विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने पर भी उसकी विनिमय दर है वो बढ़ जाती है। जिस प्रकार से एक वस्तु की कीमत के कम होने पर उसकी मांग कम हो जाती है, उसी प्रकार से विदेशी जो विनिमय है उसकी मांग के कम होने पर विदेशी जो विनिमय दर उसमें गिरावट आती है। इसी प्रकार से अगर आप पूर्ति के कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो जिस प्रकार से जिस वस्तु की पूर्ति बढ़ती है उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है। तो जिस विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है उसकी विनिमय दर वो गिर जाएगी। और पूर्ति के कम होने पर जिस प्रकार से वस्तु की कीमत बढ़ती है उसी प्रकार से विदेशी मुद्रा की अगर पूर्ति कम हो जाती है तो उसकी विनिमय दर उसमें भी बढ़ोतरी होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से मुद्रा की मांग और विनिमय दर में धनात्मक संबंध होता है और मुद्रा की जो पूर्ति है और विनिमय दर उसमें ऋणात्मक संबंध होता है। कुरिहारा के अनुसार कागजी मुद्रा के बाहरी मूल्य में होने वाले परिवर्तन सबसे संतोषजनक यह है कि स्वतंत्र विनिमय दर उस स्तर पर निर्धारित होती है जिस स्तर पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है। तो बाहरी मूल्य का मतलब विनिमय दर ही है। तो विनिमय दर के निर्धारण के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के द्वारा ही जो विनिमय दर निर्धारित होती है वो सबसे बेहतर तरीका
है। अब विनिमय दर का निर्धारण। विनिमय दर के निर्धारण में विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की आवश्यकता होगी। यानी जब तक हमें विदेशी जो विनिमय या विदेशी मुद्रा उसकी मांग और उसकी पूर्ति का पता नहीं है, तब तक हम जो है इस सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर का निर्धारण नहीं कर सकते। तो पहले हमें ये देखना होगा कि विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति क्यों की जाती है। तो विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करेगा एक देश, और विदेशी मुद्रा की पूर्ति एक देश में किस अवस्था में होती है। तो पहले आप आइए देखते हैं विदेशी विनिमय, विदेशी मुद्रा की मांग। तो पहला, विदेशी मुद्रा की मांग जो होती है वो विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करने के लिए की जाती है। अब भारत को अगर इंग्लैंड से जो है वो आयात करना है, तो उसके लिए उसे जो है इंग्लैंड की मुद्रा यानी पाउंड की आवश्यकता होगी। तो जब हम विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करते हैं, तो उस अवस्था के अंदर जो विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा की मांग जो है ऋण का भुगतान करने के लिए भी की जाती है। अगर दूसरे देशों से जो है ऋण ले रखा है और उसका भुगतान करना है, तो हमें उस देश की मुद्रा की आवश्यकता होगी। हम उस देश की मुद्रा की मांग करेंगे जिस देश की मुद्रा के अंदर हमें जो ऋण का भुगतान करना है। इसके बाद है, विदेशों में निवेश के लिए विदेशी विनिमय की मांग की जाती है। जब कोई भी देश जो होता है वो दूसरे देश के अंदर निवेश करना चाहता है, जैसे मान लीजिए हम जो है अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को जो है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहाँ पर सामान खरीदने के लिए, निवेश के लिए जो वो अमेरिकन डॉलर की आवश्यकता होगी। तो हम जो है अमेरिकन डॉलर की जो डिमांड करेंगे। तो इस प्रकार जिस देश में भी निवेश कर किया जाता है उस देश की मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, विदेशों में पर्यटन के लिए विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। जब कोई भी व्यक्ति जो होते हैं, अगर वो दूसरे देशों के अंदर घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ उनका एक्सपेंडिचर होगा। वो होटल में रुकेंगे, वहाँ पर जो इधर उधर घूमने के लिए जाएंगे, टैक्सी वगैरह का एक्सपेंडिचर होगा, खाने पीने का, या वो शॉपिंग करते हैं, तो वो ये सारे कार्य जो उसी देश की मुद्रा में खरीदारी के लिए विदेशी मुद्रा की मांग भी साथ साथ में करेंगे। तो पर्यटन, जिस देश के अंदर पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं उस देश की मुद्रा की मांग वो करते हैं। नेक्स्ट है, विदेशों में पढ़ाई के लिए विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। तो जो विद्यार्थी जिस देश के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत से कुछ विद्यार्थी जो है पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहाँ पर वो रहेंगे तो ऑस्ट्रेलियन मुद्रा में ही वो व्यय करेंगे। तो इसके लिए जो है ऑस्ट्रेलियन मुद्रा की मांग बढ़ती है। विदेशों में उपहार देने के लिए भी विदेशी विनिमय की मांग की जाती है, कि अगर हम दूसरे देशों के अंदर रहने वाले अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो हमें जो वहाँ वस्तु खरीदने के लिए जो विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति दूसरे देशों में कई बार इलाज करवाने के लिए या खेलने के उद्देश्य से जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। तो कुल मिलाकर के विदेशों में खरीदारी करने के लिए, विदेशों से हमें कोई भी वस्तु परचेज करने के लिए, चाहे वो हम पढ़ाई की बात करें, चाहे वो चिकित्सा की सेवाएं परचेज कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, तो उसके लिए हमें जो है विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति। विदेशी मुद्रा की पूर्ति का मतलब एक देश को किस अवस्था के अंदर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हम इसको भारत के एग्जाम्पल के साथ देख करके चलते हैं कि भारत जो है उसको कब जो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। और विदेशी मुद्रा, एक बार आप डॉलर लेते हैं, यूएस डॉलर, तो विदेशों से जब वस्तुओं और सेवाओं विदेशों को जब वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जाता है, मान लीजिए भारत ने जो है अमेरिका को निर्यात किया, तो उसके कारण हमें जो है अमेरिकन डॉलर प्राप्त होंगे, तो भारत के अंदर विदेशी मुद्रा की पूर्ति होगी। तो निर्यात के माध्यम से जो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होना जो है उसकी पूर्ति में शामिल होगा। नेक्स्ट है, जब विदेशों से ऋण प्राप्त होता है, कि मान लीजिए भारत ने जो है अमेरिका से ऋण लिया, तो अमेरिका जो है भारत को डॉलर देगा। तो इस प्रकार से विदेशी मुद्रा की जो प्राप्ति भारत को होती है। नेक्स्ट है, जब देश में विदेशी निवेश आता है। अब अमेरिका का कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है, तो उसके पास उसे जो है रुपए की आवश्यकता होगी, तो वो जो है डॉलर भारत को देगा और बदले में जो है रुपए में जो है मुद्रा प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार जब एक देश के अंदर दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट आता है, तो उस देश के अंदर विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है। जब पर्यटक जिस देश के अंदर घूमने के लिए आते हैं, जैसे अमेरिका से भारत के अंदर पर्यटक घूमने के लिए आए,
तो वो जो है अपने साथ डॉलर लेकर के आएंगे, उस डॉलर को जो है रुपए में कन्वर्ट करवाएंगे और फिर भारत के अंदर जो है शेयर सपाटा करेंगे। तो इस प्रकार से भारत को जो है डॉलर की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जब विदेशी छात्र किसी देश के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे अमेरिका से जो है पढ़ने के लिए विद्यार्थी भारत में आए हैं, तो अपने साथ वो डॉलर लेकर के आएंगे, वहाँ से भारत के अंदर आकर के उस डॉलर को जब वो रुपए में कन्वर्ट करवाएंगे तो भारत को डॉलर की प्राप्ति हो गई, क्योंकि बदले में भारत ने उनको जो है रुपए दे दिए। तो इस प्रकार भारत के अंदर विदेशी मुद्रा की सप्लाई होती है। इसी प्रकार से अगर कोई भी अमेरिका का जो व्यक्ति है वो भारत के अंदर रहने वाले अपने रिश्तेदारों को मनी ट्रांसफ़र करता है या उपहार देता है, तो उसकी वजह से भी जो है भारत को विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है। इसके अलावा अगर भारत के अंदर कोई इलाज के लिए आते हैं या खेल के उद्देश्य से आते हैं, तो उसके कारण भी भारत के अंदर जो है विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है। तो जिस एक्टिविटी से किसी भी देश के अंदर दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त हो रही है, उस एक्टिविटी को जो है विदेशी मुद्रा की पूर्ति का एक हिस्सा मानेंगे। तो अब हमने ये दोनों चीजें देख ली कि मांग क्या होती है और पूर्ति क्या होती है, और मांग वक्र जो होता है विदेशी मुद्रा का और जो पूर्ति वक्र होता है बापा उसको देखेंगे। ये विदेशी मुद्रा के लिए मांग वक्र है। मांग वक्र का मतलब क्या है कि अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो हम जो उस देश की मुद्रा की मांग कम करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक जो रुपया है वो $70, एक जो डॉलर है वो $70 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि भी हमें $1 का सामान खरीदने के लिए 70 रुपए का सामान खरीदने के लिए हमें जो है $1 के बराबर मुद्रा पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर हम अमेरिका से $1 का आयात करते हैं तो हमें 70 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। अब अगर ये विनिमय दर जो है वो आ जाती है 35 के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत के लिए तो विनिमय दर में सुधार हुआ है, क्योंकि अब भारत को जो है $1 का सामान खरीदने के लिए केवल 35 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए भारत जो है अमेरिका से ज़्यादा सामान मंगवाएगा, क्योंकि सस्ता हो गया है, कीमत आधी हो गई है भारतीय रुपए के अंदर डॉलर उसकी। तो ऐसे में जो है मुद्रा की मांग बढ़ेगी। तो विदेशी मुद्रा की मांग और एक्सचेंज रेट जो होता है उसमें ऋणात्मक संबंध होता है, इसलिए मांग वक्र का ढाल है वो ऋणात्मक होता है। यानी सेम वही संबंध है जो एक वस्तु की मांग और कीमत में होता है। इसी प्रकार से जो पूर्ति वक्र है वो एसएस सप्लाई कर्व है, जो कि धनात्मक आकार का है, जो ये दिखाता है कि अगर एक देश के अंदर विनिमय दर में वृद्धि होगी तो उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी, और अगर विनिमय दर कम होगी तो पूर्ति में भी कमी होगी। अब यहाँ पर ओ एक्स के ऊपर क्वांटिटी ली गई और ओ वाई के ऊपर जो एक्सचेंज रेट लिया गया है। तो जहाँ पर विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को कट करते हैं, वो हमारे पास में ई बिंदु है। तो ई जो है वो संतुलन का बिंदु है, और इस अवस्था के अंदर जो संतुलित विनिमय दर का निर्धारण होता है वो ओ आर होता है, और यहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति जो है ओ एम के बराबर है। तो इस प्रकार से विदेशी विनिमय दर का निर्धारण जो है वो विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। इस डायग्राम को आपको केवल बनाना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है कि ओ एक्स के ऊपर जो है विदेशी मुद्रा की मात्रा ली गई है और ओ वाई एक्स के ऊपर विनिमय दर लिया गया है, और डी जो है विदेशी मुद्रा का मांग वक्र है और एस जो है विदेशी मुद्रा का पूर्ति वक्र है। ये दोनों जो एक दूसरे को ई बिंदु पर कट करते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति ओ एम के बराबर निर्धारित होती है, और जो विनिमय दर है वो ओ आर निर्धारित होती है। अब विदेशी मुद्रा की जो मांग और पूर्ति है उसके अंदर जो परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि मांग और पूर्ति कांस्टेंट नहीं रहती। मांग और पूर्ति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमने देखे थे। जैसे ही उन फैक्टर्स के अंदर चेंज आता है तो मांग और पूर्ति वक्र में भी चेंज आएगा, और मांग और पूर्ति वक्र में चेंज आने से जो विनिमय दर में भी परिवर्तन होगा। तो पहले आप ये देखते हैं कि पूर्ति में परिवर्तन का जो है क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हम मांग को स्थिर रखेंगे विदेशी मुद्रा की, और केवल पूर्ति को चेंज करेंगे। ओ एक्स के ऊपर जो है क्वांटिटी ली गई है फॉरेन एक्सचेंज की, और ओ वाई के ऊपर एक्सचेंज रेट लिया गया है। ये जो है सप्लाई कर्व है प्रारंभिक, और ये हमारे पास में प्रारंभिक मांग वक्र है, जो कि दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, और इससे विनिमय दर का निर्धारण जो है वो ओ आर होता है। अब हम जो है पूर्ति में चेंज करके देखते हैं। अब मान लीजिए कि भी पूर्ति जो है वो पहले से कम हो जाती है, पहले से कम होकर के पूर्ति जो वो नया पूर्ति वक्र हमारे पास में S1 आता है।
अब ये नया जो पूर्ति वक्र है ये उसी मांग वक्र को E1 बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, यानी पूर्ति के कम होने पर जो नया बिंदु है वो जो है जो विनिमय दर का निर्धारण करता है वो R1 निर्धारित होती है। तो अब हम देखते हैं कि भी अगर मांग स्थिर रहती है लेकिन पूर्ति के कम होने पर विनिमय दर के अंदर वृद्धि होती है। तो इस प्रकार पूर्ति पहले जो थी वो OM के बराबर थी, अब पूर्ति कम होकर के OM1 हो गई है, जिसके कारण विनिमय दर जो है पहले OR थी वो बढ़ करके OR1 हो गई है। अब हम देखते हैं कि अगर पूर्ति के अंदर कमी वृद्धि होती है, पूर्ति बढ़ करके OM2 हो गई। OM2 पूर्ति होने पर हमारे पास में नया पूर्ति वक्र आता है S2, जो कि उसी मांग वक्र को जो है एक नए बिंदु पर कट करता है, और वो बिंदु है हमारे पास में E2, जिससे संतुलित विनिमय दर का निर्धारण होता है R2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भी जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो उसकी वजह से विनिमय दर में कमी आती है, क्योंकि जब मुद्रा की पूर्ति जो OM से बढ़ करके OM2 हुई तो जो विनिमय दर थी वो OR से कम होकर के OR2 हो गई। तो इस प्रकार से पूर्ति के और विनिमय दर के अंदर विपरीत संबंध होता है। अगर विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो विनिमय दर कम हो जाती है, अगर विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम होती है तो उसके कारण विनिमय दर पहले से अधिक हो जाती है। अब है मांग में परिवर्तन का विनिमय दर पर प्रभाव। अब हम जो पूर्ति को स्थिर रखेंगे और मांग में चेंज करके देखते हैं। तो प्रारंभ में हम संतुलन स्थापित करेंगे, विदेशी मुद्रा का मांग वक्र और पूर्ति वक्र जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर जो है संतुलित विनिमय दर का निर्धारण होता है, और ये जो है ई जो है संतुलन का बिंदु है जहाँ पर जो विनिमय दर है उसका निर्धारण होता है OR, और हमारे पास में जो मुद्रा की मांग और पूर्ति है OM है। अब मांग जो पहले से बढ़ करके OM1 हो जाती है, तो जब मांग पहले से बढ़ करके OM1 होगी तो मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होगा, और ये मांग वक्र जो है वो उसी पूर्ति वक्र को एक नए बिंदु पर कट करता है E1, और E1 जो बिंदु है उसके कारण जो विनिमय दर का निर्धारण होता है वो OR1 होता है। तो इस प्रकार अगर मांग बढ़ती है विदेशी मुद्रा की तो उसके कारण जो विनिमय दर में भी बढ़ोतरी होती है। तो जब मांग पहले OM थी अब OM से बढ़ करके OM1 हो गई, तो जो विनिमय दर पहले OR थी अब वो OR से बढ़ करके OR1 हो जाती है। इसी प्रकार से जब विदेशी विनिमय की मांग कम होकर के OM2 हो जाती है तो हमारे पास में एक नया मांग वक्र आता है, जो कि हमारे पास में D2 मांग वक्र है। तो D2 मांग वक्र जो उसी पूर्ति वक्र को जो है E2 बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पर संतुलित विनिमय दर का निर्धारण जो वो OR2 होता है। तो इस प्रकार जब मुद्रा की मांग कम हुई तो उसके कारण जो विनिमय दर भी पहले से कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि भी मांग और पूर्ति के अंदर परिवर्तन आने से किस प्रकार से विनिमय दर के अंदर परिवर्तन होता है। अब भुगतान संतुलन सिद्धांत के गुण देखते हैं आप, किसके क्या क्या गुण है। तो पहला इसका गुण है कि भुगतान शेष के असंतुलन में संतुलन करना संभव है। कि ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि इसके अंदर भुगतान शेष अगर प्रतिकूल होता है, भुगतान शेष प्रतिकूल होने का मतलब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन लेस देन इंपोर्ट, तो उस अवस्था के अंदर मुद्रा का अवमूल्यन होगा। जैसे मान लीजिए पहले $, जो वो 70 के बराबर है, अब मुद्रा का अवमूल्यन करने के बाद जो $, है वो हो गया है 80 का, क्योंकि मुद्रा के भारत के जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन हो गया है। अवमूल्यन का मतलब जानबूझ करके अपनी मुद्रा का मूल्य कम करना। तो जब विदेशी जब मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो उसके कारण जो होता है एक्सपोर्ट सस्ता होता है, तो एक्सपोर्ट का प्राइस अगर सस्ता हो गया तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी। और दूसरा, विदेशों से सामान मंगवाना जो होता है महंगा होता है, क्योंकि जब हम पहले 70 रुपए का सामान $1 का ले रहे थे, अब वही सामान हम जो 80 रुपए में लेंगे तो उसके कारण 10 रुपए कीमत बढ़ जाती है उस सामान की, तो उसकी वजह से इम्पोर्ट कम होता है। और एक्सपोर्ट के बढ़ने से और इम्पोर्ट के कम होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो उसमें संतुलन स्थापित हो जाता है। तो इस सिद्धांत का सबसे बड़ा गुण ये है कि इस सिद्धांत के अंदर जो स्वतंत्र विनिमय दर होती है उस विनिमय दर के अंदर गिरावट करके या उसका अवमूल्यन करने के कारण एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है, जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो संतुलित किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है सामान्य संतुलन विश्लेषण। जिस प्रकार से किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण सामान्य संतुलन विश्लेषण अर्थात मांग और पूर्ति के संतुलन के द्वारा होता है, उसी प्रकार से इस सिद्धांत के अंदर विनिमय दर का निर्धारण जो होता है वो मुद्रा की मांग और पूर्ति द्वारा किया जाता है।
तो इस प्रकार से जो विनिमय दर निर्धारण है उसकी जो समस्या है वो सामान्य संतुलन विश्लेषण का एक भाग बन गई है। तो ये जो एक सामान्य संतुलन विश्लेषण पर आधारित है, इसलिए जो है विनिमय दर के संतुलन का विश्लेषण करने के लिए हमें अलग से किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। जो सिद्धांत प्रचलित है सामान्य संतुलन का निर्धारण करने के लिए, उसी सिद्धांत का प्रयोग जो किया जाता है। आगे सभी तत्वों को महत्व। इस सिद्धांत के अंदर विनिमय दर को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व जैसे वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में परिवर्तन, पूंजी के प्रवाह में परिवर्तन, सट्टा, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां, इन सभी के विनिमय दर पर पड़ने वाले प्रभावों को शामिल किया गया है। कि मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन होगा तो उसके कारण जो है मांग और पूर्ति में परिवर्तन होगा, विदेशों से आयात और निर्यात में परिवर्तन होगा, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन होगा, जिसका जो है मुद्रा की मांग और पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण विनिमय दर वो भी प्रभावित होती है। इसी प्रकार से सट्टा, पूंजी का प्रवाह है, आयात और निर्यात, इन सब का जो प्रभाव विनिमय दर के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे में ये सिद्धांत जो है ज्यादा मान्य है क्योंकि ये अधिक जो तत्वों पर आधारित है। नेक्स्ट है विनिमय दर के कीमत पर प्रभाव का अध्ययन। विनिमय दर के निर्धारण के इस सिद्धांत में विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन का एक देश के आंतरिक कीमत स्तर पर जो प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन किया गया है। जब हमने परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी की थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि वो सिद्धांत जो है केवल कीमत में परिवर्तन का विनिमय दर पर क्या प्रभाव होता है उसका अध्ययन करता है। इस बात का अध्ययन नहीं करता कि अगर विनिमय दर में परिवर्तन होगा तो उसका एक देश के आंतरिक कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए कि विनिमय दर जो है बढ़ जाती है, तो विनिमय दर के बढ़ने के कारण जो है आयात महंगा होगा, और जब आयात महंगा होगा तो बहुत सारी हम विदेशी वस्तुओं का जो आयात करते हैं उनका कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर हम कच्चे माल के रूप में उनका प्रयोग करेंगे तो लागत बढ़ जाएगी उत्पादन की लागत बढ़ने से जो है वस्तु की कीमत बढ़ेगी। तो विनिमय दर में परिवर्तन का जो है कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ा। अगर विनिमय दर कम हो जाती है तो उसकी वजह से जो है आंतरिक कीमत स्तर है उसमें भी कमी होती है। तो इस प्रकार से विनिमय दर जो है कीमत को किस प्रकार से प्रभावित करती है ये इस सिद्धांत के अंदर बताया गया है। तो ये इस सिद्धांत की जो है काफी अच्छी एक विशेषता कह सकते हैं या इसका एक गुण कह सकते हैं। अब इसके बाद है आलोचना। ये सिद्धांत जो है इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत की जो है कुछ कमियां हैं जिन कमियों के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। पहला है अवास्तविक मान्यता। भुगतान संतुलन का जो ये सिद्धांत है विनिमय दर के निर्धारण का, ये सिद्धांत जो पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। और हमें पता है कि भी पूर्ण प्रतियोगिता जो है एक अवास्तविक स्थिति है। तो अवास्तविक स्थिति या अवास्तविक मान्यता पर आधारित होने के कारण ये सिद्धांत जो है ज्यादा वास्तविक नहीं है। दूसरा, मूल्य निरपेक्षता की गलत धारणा। इस सिद्धांत के अंदर ये माना गया है कि भी कुछ वस्तुएं जो होती है उनकी कीमत निरपेक्ष होती है। कीमत निरपेक्ष होने का मतलब क्या है कि जो जैसे हम कहते हैं कि आवश्यक वस्तुएं होती है, उनकी आयात की कीमत चाहे कितनी भी बढ़ जाए हम उन वस्तुओं का आयात उतनी मात्रा में करेंगे। यानी कीमतों का प्रभाव इसके अंदर माना गया है कि उसका कीमत परिवर्तन का जो है मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये केवल कुछ ही वस्तुओं की अवस्था में उन्होंने लिया है। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो कोई वस्तु चाहे कितनी भी आवश्यक क्यों न हो, उसके स्थानापन्न की संभावना बनी रहती है। यानी अगर विदेशों से आयात होने वाली वस्तु की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसके स्थानापन्न जो है हमें कहीं ना कहीं से अवश्य उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर इसका ये मानना कि भी कुछ आवश्यक वस्तुएं ऐसी होती है जिनके मूल्य में परिवर्तन का उसकी विदेशों से जो आयात होता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। चाहे वस्तु कितनी भी आवश्यक क्यों न हो, कीमत में वृद्धि का उसकी मांग के अंदर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। आगे भुगतान शेष की मदों में स्थिरता। इस सिद्धांत के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसकी मदों को कीमत स्तर के में परिवर्तन से जो है अप्रभावित माना गया है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होते हैं उसकी मदें होती है, चाहे वो भुगतान शेष से संबंधित जो है वो दृश्य मदें हों, अदृश्य मदें हों या समायोजित मदें हों, उन मदों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, ये इसमें माना गया है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तव में कीमत स्तर के अंदर जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो मदें होती है, चाहे वो समायोजित होने वाली मदें हों चाहे वो आवश्यक मदें हों, उनके अंदर जो है अवश्य परिवर्तन होता है।
अब हम आत्मनिरीक्षण में देखते हैं कि कुछ आपको जो एक्सरसाइज दी जा रही है, अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो आपको ये टॉपिक भी क्लियर है, तो आप अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। फर्स्ट है, विनिमय दर के आधुनिक सिद्धांत में विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति में परिवर्तन का विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।